हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार GKGS क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, रेलवे प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं प्रैक्टिस सेट के द्वारा। ये फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होने वाला है। इसके पहले हमने आपको 7 सेट करवा चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को आप पहले देख लीजिए। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। खालिस्तान पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। ऑप्शन नंबर ए है संवहन, ऑप्शन नंबर बी है चालन, ऑप्शन सी है किरण या ऑप्शन नंबर डी है वाष्पीकरण। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए संवहन। संवहन जो है पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। ठीक है दोस्तों, संवहन की बात करें कन्वेक्शन की तो ऊष्मा स्थानांतरण या संचरण की एक विधि है। इसमें पदार्थ, गैस, द्रव या प्लाज्मा में अणुओं के समग्र स्थानांतरण या गति द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? ऑप्शन नंबर ए है चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है चूंकि बर्फ से जल वाष्प में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊष्मा ऊर्जा को विकीर्ण करते हैं। या ऑप्शन नंबर डी है चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूंकि बर्फ जो है तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण जो है ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक या बैड कंडक्टर है? ऑप्शन नंबर ए है लकड़ी, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी पानी या ऑप्शन नंबर डी माइका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लकड़ी। लकड़ी जो है कुचालक है, एक बैड कंडक्टर है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें कुचालक की तो लकड़ी जो है एक बैड कंडक्टर है। विद्युतरोधी वे पदार्थ होते हैं जो तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा और ऊष्मा के प्रवाह का क्या करते हैं? विरोध करते हैं, या जिनमें से होकर समान स्थितियों में बहुत कम धारा या ऊष्मा प्रवाहित होती है। लकड़ी, सूखी हुई, बेकेलाइट, एस्बेस्टस, चीनी मिट्टी, कागज, पीवीसी आदि कुचालकों के कुछ उदाहरण हैं। कौन कौन से हैं? लकड़ी, बेकेलाइट, एस्बेस्टस, चीनी मिट्टी, कागज, पीवीसी, ये क्या है? कुचालक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे खाज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है गलनांक, ऑप्शन बी हिमांक बिंदु, ऑप्शन सी क्वथनांक या ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वपातन बिंदु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हिमांक बिंदु। जब तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। जैसे निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? हिमीकरण कहलाता है। तथा निश्चित ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। प्रायः गलनांक एवं हिमांक क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ते हैं जैसे बर्फ, उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर घटता है तथा जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर फैलते हैं उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। ये आपको याद रखना है। अशुद्धि मिलाने से गलनांक क्या होता है? घटता है। ये भी आपको याद रखना है। जैसे बर्फ में नमक मिलाने से क्या होता है? गलनांक घटता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी खालिस्तान के कारण ठंडा रहता है। ऑप्शन नंबर ए है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी संघनन, ऑप्शन सी रूपांतरण या ऑप्शन नंबर डी वाष्पन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाष्पन। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी वाष्पन के कारण क्या रहता है? ठंडा रहता है। ठीक है दोस्तों, क्यों रहता है वो भी देख लेते हैं हम। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में ठंडा हो जाता है। मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे होकर घड़े का पानी वाष्पित होकर उड़ जाता है। फलस्वरूप घड़े के अंदर का तापमान कम हो जाता है। वाष्पीकरण की यह प्रक्रिया गर्मी में अच्छे प्रकार से होती है। ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्मी खालिस्तान से सीधे संदर्भित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए है थर्मल ऊर्जा का मापन, ऑप्शन बी अणुओं की गति, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से स्थानांतरण या ऑप्शन नंबर डी है पदार्थ के थर्मोडायनामिक गुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए थर्मल ऊर्जा का मापन से संदर्भित नहीं होती है गर्मी। गर्मी सीधे थर्मल ऊर्जा का मापन से संदर्भित नहीं होती है बल्कि किससे होती है? अणुओं की गति, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से स्थानांतरण और पदार्थ के थर्मोडायनामिक गुण पर निर्भर करती है गर्मी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? ऑप्शन नंबर ए है लाल, ऑप्शन बी है नारंगी, ऑप्शन सी है नीला या ऑप्शन नंबर डी है बैगनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बैगनी। बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य होती है सबसे कम, ठीक है दोस्तों, और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। किसी माध्यम में किसी तरंग के किसी कण द्वारा एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य लाल रंग की होती है और सबसे कम बैगनी रंग की होती है, जबकि सर्वाधिक विचलन किसका होता है? बैगनी रंग का होता है, और सबसे कम किसका होता है? लाल रंग का होता है। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन क्या है? जब वेग स्थिर और तरंग दैर्ध्य आधी रखी जाती है तो आवृत्ति दोगुनी हो जाती है। कारण क्या है? वेग बराबर होता है आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। अभिकथन ए और कारण दोनों सही है, और कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, अभिकथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या है। ऑप्शन सी है, अभिकथन और कारण दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी है, अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अभिकथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण जो है अभिकथन की उचित व्याख्या है। ये हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन बी आयाम, ऑप्शन सी आवृत्ति या ऑप्शन नंबर डी माध्यम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा माध्यम। माध्यम जो है तरंग की विशेषता नहीं है। तरंग की विशेषता माध्यम नहीं है, जबकि तरंग दैर्ध्य, आयाम, आवृत्ति तरंग की विशेषताएं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि तरंगे खालिस्तान में यात्रा नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर ए है वायु, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी निर्वात या ऑप्शन नंबर डी स्टील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी निर्वात। ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है, ठीक है दोस्तों। ध्वनि तरंगे वायु, पानी तथा स्टील में यात्रा कर सकती है लेकिन निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों की चाल सर्वाधिक ठोस में होती है और सबसे कम गैस में होती है, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ग्रीक अक्षर तरंग दैर्ध्य को निरूपित करता है? ऑप्शन नंबर ए है अल्फा, ऑप्शन बी बीटा, ऑप्शन सी लैम्डा, ऑप्शन नंबर डी डेल्टा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लैम्डा। लैम्डा जो है तरंग दैर्ध्य को निरूपित करता है, ठीक है। बात करें कण संचरण की दिशा में माध्यम के किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे क्या करते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा द्वारा निरूपित किया जाता है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए, दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति बढ़ जाती है और इसके प्रतिकूल। दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति कम हो जाती है और इसके प्रतिकूल। ऑप्शन नंबर सी है, ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी है, पहले दबाव में वृद्धि के साथ गति में वृद्धि होती है फिर कम होने लगती है, हालांकि दबाव बढ़ता रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है। क्या होती है? ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती, दबाव को कोई फर्क नहीं पड़ता ध्वनि की गति पर। दोस्तों ध्वनि का वेग आवृत्ति तथा दाब से प्रभावित नहीं होता, जबकि ताप आर्द्रता से प्रभावित होता है। किसी माध्यम जैसे हवा, जल, लोहा में ध्वनि 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उस माध्यम में ध्वनि का वेग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उस माध्यम में ध्वनि का वेग कहते हैं। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। वायु में ध्वनि का संचरण एक अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में होता है और ध्वनि की अधिकतम चाल जो होती है वो ठोस में होती है। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है नोट, ऑप्शन बी पिच, ऑप्शन सी टोन या ऑप्शन नंबर डी हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी टोन। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? तो उसे टोन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। जब कई आवृत्तियों को मिश्रित किया जाता है तब एक आवृत्ति उत्पन्न होती है, उसे नोट कहा जाता है। जब बहुत सारी आवृत्ति को मिश्रित किया जाता है तब एक आवृत्ति उत्पन्न होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे नोट कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक संगीत नोट में विभिन्न आवृत्तियाँ, भिन्न भिन्न पिच की आवाज़ें और आयाम की टोन होती है, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है दोहरा, ऑप्शन बी प्रतिध्वनि, ऑप्शन सी शोर या ऑप्शन नंबर डी नोट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रतिध्वनि। ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति प्रतिध्वनि कहलाती है। ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है रडार, ऑप्शन बी मेसर, ऑप्शन सी सीआरओ, ऑप्शन नंबर डी है सोनार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सोनार। अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को सोनार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब सोनार की बात करें दोस्तों, सोनार का फुल फॉर्म पूछ लेता है तो क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। एक तकनीक है जो नौचालन जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर या सतह पर वस्तु का पता लगाने, जल में स्थित वस्तु की दूरी, दिशा और चाल मापने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। सोनार में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। सोनार उपकरण द्वारा समुद्री जल में स्थित पिंडों या किसी वस्तु की दूरी, दिशा व चाल ज्ञात करने के लिए पराश्रव्य तरंगें भेजी जाती है। ये तरंगें समुद्री जल से होते हुए पिंडों से टकराती है और परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, जिससे वस्तु या पिंड के बारे में सही जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों ये थे आज के आपके क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।